बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें मेरे पास। पहली खबर, बनी गाला में इमरान खान की जनरल से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर क्या पैगाम भेजा गया और क्या बात की गई है, इससे प्रोग्राम में पर्दा उठाएंगे। और फिर आज इमरान खान ने राजा साहब पहली मर्तबा न्यूट्रल्स के मुतल्लिक हसास नोयत का बराह रास्त कुछ इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात क्या हैं और इनकी नोयत क्या है और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर एक खबर राय साहब मेरे पास लंदन से भी है, जहां पर नून लीग की क्यादत ने शहबाज स्पीड को कोई पैगाम दिया। ये पैगाम क्या है और काबीना में क्या फैसले हुए, इससे भी मैं पर्दा उठाऊंगा। और फिर आखिर में थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। जो हमारी खबरें थी वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। अब ये अलर्ट जारी किया गया और अब खान साहब की जो जान को खतरा है और कौन लोग हैं जो खान साहब के खिलाफ ये इकदामात और इस किस्म की जो साजिशें हैं, इसके ताने बाने कहां पर मिलते हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके जो अहम निकात हैं वो मैं अपने सुनने वालों के सामने रख दूं। और फिर जो बुनियादी जो सवाल उठाया गया न्यूट्रल्स के हवाले से, जो एक हसास नोयत का बराह रास्त पहली मर्तबा पैगाम दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। राजा साहब, नैब तरामीम को इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं कि 26 साल पहले कहा था कि जिस कौम में करप्शन होगी वो तरक्की नहीं कर सकती। करप्शन किसी भी निजाम की जड़ों को खोखला कर देती है। इंसाफ के कानून के बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और 26 साल पहले कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ बनाई। जिस मुल्क में एक तबका कानून से ऊपर हो तो वो तबाह हो जाते हैं। और आपको याद होगा कि गरीब के लिए कानून कुछ और, अमीर के लिए कानून कुछ और। ये इससे पहले भी खान साहब बात कर चुके हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा नैब के कवानीन के हवाले से कि कानून में तरमीम पर आला अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामले का नोटिस लेगी। असेंबली में नैब तरमीम करके मुल्क का मजाक उड़ाया गया। जिन लोगों ने नैब कानून पास किया वो इंतहाई बेशर्म हैं। उन्हें बेशर्मी पर जेल में डालना चाहिए। एक तबका कानून से ऊपर हो तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं लाते तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और ऐसा ये बात यहां पर खत्म नहीं होती। खुर्रम दस्तगीर का नाम आज खान साहब ने दोबारा लिया और इस पर जो मुतालबा किया गया है वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 100 नए जजेस लगाकर सबको जेल में डालने वाला था। खुर्रम दस्तगीर ने ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की अदालतें आजाद नहीं हैं। और फिर यह भी कहा कि मुल्क में फर्द वाहिद के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती। नई तरमीम के मुताबिक किसी की आमदन से जायद जायदाद है तो नैब को साबित करना होगा कि उन्होंने तरमीम की जाली अकाउंट्स में पैसा जायज आया या नाजायज। अब ये नैब ने साबित करना है, जिसका मतलब राय साहब ये हुआ कि जरदारी साहब और मरीम नवाज और नवाज शरीफ से अब कोई नहीं पूछेगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी और मरीम नवाजी बच जाएंगे। आसिफ जरदारी का अरबों रुपया जारी अकाउंट से उन्होंने जो तरमीम की, इससे आमदन से जायद असासों वाले सारे बच जाएंगे। तरमीम की है कि बाहर से आने वाली मालूमात तस्लीम ही नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को एक क्लीन चिट दे दी गई और अब नैब भी राना सनाउल्लाह के नीचे आ जाएगी। राजा साहब, ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? ये एक साजिश नहीं बल्कि ये मेगा साजिश है। साजिश प्लस प्लस है जो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ की गई। लेकिन राजा साहब, ये पहली मर्तबा इमरान खान ने जो न्यूट्रल्स के हवाले से हसास नोयत की जो पहली बार इंकशाफ बराह रास्त किया है, मैं चाहूंगा कि इस पे बात हो कि क्या इंकशाफ किया गया है न्यूट्रल्स के हवाले से। हाशमी साहब, जो 3 खबरें आपने पढ़ी हैं जिनमें आपने बताया है कि नैब कवानीन में तरमीम की जा रही हैं और अब खान साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और नैब असल में अब हुकूमत के ज़ेरे असर एक इदारा बन गया है। इसी तरह जो 1100 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के थे, वो अब हजम कर लेगा ये करप्ट माफिया। लेकिन इन 3 खबरों के अंदर न्यूट्रल्स के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब ने खबर दी है बिटवीन दी लाइंस, उस खबर को जानना, परखना, समझना और समझाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि खान साहब ने बड़ा टेक्निकली पहले यह बताया कि ये जो करप्ट टोला आया है इसने अपने 2 महीने के अंदर क्या क्या गैर कानूनी इकदाम किए हैं। मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए अगला इलेक्शन होना था
उस तरमीम को ख़त्म किया गया। फिर उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटों का जो हक था, जो उनको मिलना चाहिए था, जो खान साहब ने दिया था, उसको ख़त्म किया गया। फिर नैब के कवानीन में ऐसी तरमीम की गई कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी समेत जितने करप्ट नासिर हैं उनको एनआरओ मिल जाए। और नैब को असल में राना सनाउल्लाह के जेर असर कर दिया गया, जो खुद नैब के मुजरिम थे। यानी ये कितना बड़ा पाकिस्तान की कौम के ऊपर जुल्म है कि राना सनाउल्लाह नैब के मुजरिम थे, नैब उनको तलब करता रहा। और हाशमी साहब, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि राना सनाउल्लाह पर नैब का एक अलग केस था और एएनएफ का एक अलग केस था। जो ड्रग केस था वो एएनएफ ने डाला था। एएनएफ फौज का एक झैली इदारा है और अब फौज के मुतल्लिक ये तासुर है, एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये तासुर है, जो खान साहब बार बार कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है। तो अब वही राना सनाउल्लाह जिनके ऊपर फौज ने केस बनाया था, एएनएफ ने केस बनाया था, वो वजीर दाखिला भी बन गए। और नैब ने जो केस बनाया था राना सनाउल्लाह पर, वही नैब अब राना सनाउल्लाह के मातहत काम करेगा। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी अंधेर नगरी है कि जो मुजरिम है उनके केसेस का फैसला खुद मुजरिम जज बनकर करेगा। तो ये हो रहा है पाकिस्तान में इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद। लेकिन हाशमी साहब, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी वजह बयान की है असल में खान साहब ने, जब उन्होंने न्यूट्रल्स को मुखातिब किया। क्योंकि ये जो खान साहब की कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर बहुत से लोगों ने एक जो क्लिप था कुछ 24-25 सेकंड का, इसको इग्नोर कर दिया। हालांकि खान साहब ने ये जो 24-25 सेकंड का क्लिप था, जो बिल्कुल आखिर में उन्होंने बात की, ये उन्होंने सोच समझ कर, यानी इसकी सीक्वेंस ऐसी बनाई अपनी कॉन्फ्रेंस की कि पहले उन्होंने 20-1 मिनट के करीब ये बताया कि 2 महीने के अंदर इस मुल्क के साथ क्या जुल्म हो गया, पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह से बढ़ी, गरीब की आमदन किस तरीके से 66% तक कम हो गई, आपकी लोअर क्लास मुकम्मल तौर पर कुचली गई, बिजली की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई। 20 मिनट के अंदर सारी लाकानूनियत के मुतल्लिक बताया और फिर यह बताया कि यह लाकानूनियत हो क्यों रही है, किसकी वजह से हो रही है। और उसमें खान साहब ने जो 24 सेकंड का क्लिप था, उस 24 सेकंड के क्लिप में खान साहब ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को हमेशा टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर के तौर पर। हमारी 80,000 जानें भी गई पाकिस्तानियों की, एक मर्तबा भी अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं किया। लेकिन उसके बाद वो न्यूट्रल्स के साथ बराह रास्त मुखातिब होते हैं। अच्छा, जब वो 80,000 जानों का जिक्र करते हैं कि 80,000 जानें पाकिस्तान की गई अमेरिकी जंग में, तो असल में उस वक्त भी वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे। परवेज मुशर्रफ अमेरिका की एक कॉल के ऊपर लेट गए थे और परवेज मुशर्रफ की वजह से वो जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई थी। तो खान साहब एक सीक्वेंस बनाकर ये बता रहे हैं कि उस वक्त भी जो हमें नुकसान हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि अमेरिकी धमकी के सामने हमारी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, हमारा उस वक्त का आर्मी चीफ मरूब हो गया था। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि यहां के लोग, ये लफ्ज हाशमी साहब इसके ऊपर बड़ा गौर करने की जरूरत है। खान साहब के जो अल्फाज थे वो ये थे, कोट अनकोट, कि यहां के लोग अगर टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो अमेरिका को तो सिर्फ अपना मफाद अजीज है, तो वो तो जरूर आपको टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और फिर दोबारा एक मर्तबा फिर वो ये कहते हैं कि यहां के लोगों ने शहबाज शरीफ को और इस करप्ट टोले को इस कौम पर मुसल्लत किया है। अब आप जरा ढूंढें कि खान साहब क्या कह रहे हैं, यहां के कौन से लोग हो सकते हैं जो कि शहबाज शरीफ को और इस करप्ट टोले को मुल्क पर मुसल्लत कर सकते हैं। यानी खान साहब का इशारा कोई आसिफ अली जरदारी की जानिब तो नहीं हो सकता, वो तो खुद इस करप्ट टोले का हिस्सा है, वो खुद तो इस कौम पर मुसल्लत नहीं हो सकते थे। बिलावल भुट्टो की जानिब तो ये इशारा नहीं हो सकता, फजलुर रहमान की जानिब तो ये इशारा नहीं हो सकता। फजलुर रहमान तो इससे पहले
2019 में जब धरना लेके आए थे इस्लामाबाद में नवंबर में, और नवंबर में ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का हतमी फैसला हुआ था, तो अगर फजलुर रहमान के बस में होता इस कौम के ऊपर मुसल्लत होना, तो वो नवंबर 2019 में हो जाते। तो खान साहब ने ये अल्फाज बोले हैं, अगर वो 24 सेकंड का आखिरी क्लिप अगर आप गौर से सुने उसको, तो वो ये कहते हैं कि ये लोग जिन्होंने करप्ट टोले को मुसल्लत किया, इनको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। तो जाहिर है अगर आप इसका मतलब समझें तो खान साहब सीधा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं और न्यूट्रल्स की जानिब इशारा कर रहे हैं। उसके बाद खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं इनके खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखूंगा। ये भी खान साहब के अल्फाज हैं, और खान साहब ने कहा कि टिश्यू पेपर के तौर पर आपने खुद को अमेरिका के सामने पेश कर दिया। इसका मतलब यह है कि खान साहब ये तासुर दे रहे हैं कि अमेरिका का दबाव था, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका का दबाव कबूल किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे परवेज मुशर्रफ ने कबूल किया था। हमें एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में झोंक दिया, हमारा 110 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, 80,000 जानें चली गई, और एक मर्तबा फिर अमेरिका के दबाव पर मेरी हुकूमत तब्दील की गई, यानी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा न्यूट्रल्स, जिनको खान साहब न्यूट्रल्स कहते हैं, वो भी अमेरिका के दबाव में आ गए। उसके नतीजे में मेरी हुकूमत गिरी और एक मर्तबा फिर मुल्क तबाही से दो चार हो गया, क्योंकि सबको पता है कि पिछले 2.5 महीने के दौरान जो पिछले 70-75 दिन गुजरे हैं, उसके अंदर महंगाई का किस किस्म का कहर अवाम पर नाजिल हुआ है। हाशमी साहब, 213 रुपए से ऊपर चला गया है डॉलर, स्टॉक मार्केट आपकी कोलैप्स हो गई है, 7,000 अरब रुपए के आपके नए टैक्सेस लग गए हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो महंगी ना हो गई हो। और जितने रिलीफ प्रोग्राम थे खान साहब के, जितने रिलीफ प्रोग्राम थे, जिसमें नेशनल हेल्थ कार्ड भी शामिल था, जिसमें एहसास प्रोग्राम भी था, उनके लिए चूंकि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास अब पैसे भी नहीं है और एहसास भी नहीं है, तो उनके फंड्स भी खत्म कर दिए गए हैं। तो अब खान साहब कौम को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी तबाही हुई है पिछले 70 दिनों के दौरान, ये तबाही असल में किन की वजह से हुई है। तो यहां पर खान साहब, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, तो खान साहब का इशारा है न्यूट्रल्स की तरफ। अब चूंकि न्यूट्रल्स की जानिब इशारा होने का मतलब यह होता है कि लोग फिर इदारों से सवालात करना शुरू कर देते हैं, फौजी क़यादत से सवालात करना शुरू कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? जाहिर है कि कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि अपने इदारों से, अपनी फौज से, अपनी फौजी क़यादत से पेचीदा किस्म के, तल्ख किस्म के सवालात किए जाएं, और ऐसे सवालात किए जाएं जिनसे हमारे दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। जाहिर है कि कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो, किसी भी पाकिस्तानी की यह ख्वाहिश नहीं हो सकती। खास तौर पर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और पीटीआई के जो हमदर्द हैं, ये तो हमेशा से पाक फौज की ढाल रहे। इनको तो हाशमी साहब, ये नून लीग के जो लोग हैं, ये ताने देते थे, इनके लिए बहुत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि ये 5th जनरेशन वार के सिपाही बने हुए आज खुद। लेकिन अब इन्हीं लोगों की जानिब से, आम लोगों की जानिब से इदारों से सवालात हो रहे हैं, तो वे आउट भी फिर खान साहब बताते हैं। खान साहब ये नहीं है कि सिर्फ सवालात उठाते हैं। एक लीडर जो होता है वो सिर्फ सवालात नहीं उठाता, वो आगे का रास्ता भी दिखाता है, वो मंजिल की जानिब कौन सा रास्ता जाता है उस रास्ते को भी दिखाता है। और अगर कोई भटक जाए, कौम भटक जाए, इदारे भटक जाएं, तो फिर वो लीडर बताता है कि ये है आपका आगे जाने का रास्ता। और वो रास्ता खान साहब बार बार बता रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए राह हमवार करें। अगर आप हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है। खुद फौजी जो जनरल्स हैं, इसी तरह डीजी आईएसपीआर, ये अपनी ब्रीफिंग्स में बताते रहे हैं कि हमारा सियासत पर इसीलिए असर और रसूख रहा है पिछले 75 साल में कि अगर हम ये असर और रसूख ना रखें तो ये सियासतदान मुल्क को बेच कर खा जाएं। ये इनका नैरेटिव है, यानी ये मैं इनका नैरेटिव बयान कर रहा हूं। तो फिर जब आपका असर और रसूख भी है, आप देख भी रहे हैं कि मुल्क तबाही का शिकार हो रहा है, आप देख रहे हैं कि गरीब मुकम्मल तौर पर पिस गया है, आपको यह भी पता है, और आपके पास फाइल्स मौजूद हैं जरदारी खानदान की करप्शन की, शरीफ खानदान की करप्शन की,
और आप इन फाइल्स के मुतालिक साफियों को बताते रहे हैं। मैंने खुद बतौर साफी ऐसी ब्रीफिंग अटेंड की हैं फौजी अफसरान की, जिनमें हमें बताया गया कि शरीफ खानदान कितना करप्ट है, हमें बताया गया कि जरदारी खानदान कितना करप्ट है। ऐसी ब्रीफिंग्स मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने बता रहा हूं कि ऐसी ब्रीफिंग्स मैंने अटेंड की हैं फौजी अफसरान की, जिनमें हमें यह बताया गया था। तो सारी फाइल्स भी मौजूद हैं हमारी फौज के पास, और ये वही फौज है, कोई फौज बदल तो नहीं गई। तो इस पूरी सूरत हाल में वही जो आजमाए हुए करप्ट टोला था, उसको इस कौम पर मुसल्लत करना और फिर यह कहना कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो कौम आपसे तवक्को नहीं करती कि इस पूरी सिचुएशन में जब कौम के ऊपर बदतरीन महंगाई का कहर नाजिल कर दिया गया है और आप कहें कि हम न्यूट्रल हैं, आप सिर्फ इतना करें कि अगले इलेक्शन के लिए राम वार करें। खान साहब कह चुके हैं कि अगर ये कौम, ये अवाम इस करप्ट टोले को भी वोट दे दे तो तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि चलें, ये फैसला हमारी अवाम ने किया है, हमारी कौम ने किया है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई आलमी एस्टेब्लिशमेंट अपने वाइस राय यहां पर बिठा दे और 22 करोड़ लोगों को अपना गुलाम बना ले। राजा साहब, बनीगाला सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, यहां पर कुछ जनरल्स की मुलाकात भी हुई है और आपके पास अंदरूनी कहानी भी है, तो बताएं कि कौन से जनरल से क्या पैगाम लेकर आए और अब ये इस तरह की मुलाकातें होना, इनको रिपोर्ट होना, क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर? देखिए आशफी साहब, इतलात ये हैं कि इस मुलाकात को रोकने के लिए कोशिशें की गई थी, ये कुछ लोगों का दावा है। और जो रिटायर्ड फौजी अफसरान यहां पर खान साहब के साथ मुलाकात के लिए बनीगाला पहुंचे थे, ये उनका अपना दावा है कि इस हसास नौयत की मुलाकात को रोकने के लिए कोशिश की गई थी और पैगामात उनको पहुंचाए गए थे इनके अपने दावे के मुताबिक। जाहिर है कि उनका अपना दावा है, तो हम उस दावे को ही कोट कर रहे हैं कि उनको कहा गया था कि ये मुलाकात ना करें। अब जब ये मुलाकात हुई है हाशमी साहब, तो चूंकि इन ऑफिसर्स का ताल्लुक फौज से है, आर्मी से है, तो इन ऑफिसर्स के करीबी जराये से जो हमारी बात हुई है, इसी तरह तहरीक इंसाफ के कुछ जराये से जो कि बनीगाला में उस वक्त मौजूद थे, तो उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब ने इन ऑफिसर्स के साथ जब बातचीत की तो उन्होंने दो चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ बताई। एक तो ये कि उनका जो स्टैंस है, जो नैरेटिव है, वो किसी भी सूरत कभी भी पाक फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। यानी कुछ लोगों ने तो ये तासुर बनाया हुआ है, कुछ लोग ये कैंपेन करते हैं जानबूझ के ताकि फौज बतौर इदारा और इमरान खान साहब और पीटीआई जो है ये आमने सामने आ जाए। लेकिन इन फौजी अफसरान ने खुद ये बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हरगिज कभी भी नहीं चाहता कि मेरा जो नैरेटिव है वो इस किस्म का हो जिससे फौज को नुकसान पहुंचे, और मैं बिल्कुल भी फौज के खिलाफ कैंपेन के लिए अपने जो कारकुन हैं उनको ना तो कहता हूं ना इनकरेज करता हूं, और हमेशा हमारी ये कोशिश रही है कि कभी भी फौज के खिलाफ कोई भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि मैं ये समझता हूं कि पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है और पाक फौज को हमेशा मुत्तहिद रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, और फौज के अंदर किसी किस्म की तकसीम नहीं होनी चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने कुछ फौजी अफसरान के साथ ये बात भी की, यानी ये जो पूरा एक रजीम चेंज ऑपरेशन था जिनके मुतल्लिक ये रिटायर्ड फौजी अफसरान पहले से मतलब कई मरतबा, एक तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई थी, तो मजबूरन इनको प्रेस क्लब से बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी। आप अंदाजा कर लें कि इनमें लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के लोग भी थे, लेकिन उनको प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई थी। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी और जनरल बाजवा ने 3 माह के अंदर इलेक्शन कराने का वादा किया था, कमिटमेंट की थी कि हम 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। और जनरल बाजवा को उस वक्त एहसास भी था कि मुल्क के अंदर किस किस्म का एक इंतशार है और किस किस्म की तकसीम है। तो अब ये जो फौजी अफसरान वहां पर मिले हैं, एक तो इनमें से कुछ ने यह कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं कि मुक्तदर हलकों के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान अगर कुछ गलत फहमियां हैं
तो हम उनको दूर करवा सकते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने ये ऑफर किया खान साहब को, तो खान साहब ने कहा कि किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, ना मैं फौज के खिलाफ हूं, ना मैं किसी और किरदार के खिलाफ हूं। मेरा जो नुक्ता नजर है वो सिर्फ इतना है कि जो एक अमरीकी साजिश के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसकी साफ और शफाफ तहकीकात हो, और जब इसकी तहकीकात होंगी और जुडिशल कमीशन जो भी इसके ऊपर फैसला देगा वो पीटीआई बिल्कुल तस्लीम कर लेगी, मैं भी तस्लीम कर लूंगा। मैं चीफ जस्टिस को खत लिख चुका हूं, सदर पाकिस्तान को खत लिख चुका हूं। मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है, यानी सिर्फ इतना मुतालबा है कि जब उस साइफर के अंदर तहरीके अदम एतमाद जैसे अल्फाज लिखे हुए हैं, उस साइफर के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि इमरान खान को ना हटाया गया तो फिर पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। मैं वो साइफर अस्करी क़यादत के सामने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में रख चुका हूं। मैं चीफ जस्टिस को वो साइफर भेज चुका हूं, मैं सदर पाकिस्तान को वो साइफर भेज चुका हूं, मैं शहबाज शरीफ जब ऑपोजिशन लीडर थे, शहबाज शरीफ को भी भेज चुका हूं। तो जब सबको मैं वो साइफर भेज चुका हूं, सब उस साइफर को अब पढ़ चुके हैं, तो फिर क्या ऐसी मजबूरी है कि उस साइफर की तहकीकात नहीं करवाई जाती। तो खान साहब ने कहा कि मेरी कतन किसी भी सूरत सवाल ही नहीं पैदा होता कि फौज से किसी किस्म की लड़ाई हो, बल्कि हाशमी साहब कुछ ऑफिसर ने तो यह भी कहा कि खान साहब ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी तो फौज की ढाल है, और कुछ ऑफिसर ने यह भी कहा कि हमने तो खान साहब का ऐसा अज़्म देखा कि जिस तरीके से हम फौज का दिफा करते थे बतौर फौजी, जिस तरह से हम फौज के लिए और अपनी रियासत के लिए लड़ते थे, उससे ज्यादा अज़्म हमने रियासत के लिए और फौज के लिए इमरान खान साहब में देखा। तो इसलिए फिर उन्होंने अपनी क़यादत से भी ये रिक्वेस्ट की, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरों के सामने भी बोले, और कुछ लोगों ने ज़राए से जो खबरें हैं वो बताई कि उन्होंने फिर अपनी क़यादत से भी रिक्वेस्ट की कि इस पूरी सूरत हाल में जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, जिसकी पाकिस्तान के तमाम सूबों में प्रेजेंस है, जो पाकिस्तान के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उसका जो मुतालबा है बिल्कुल वैलिड है। ये फौजी अफसरान खुद कह रहे हैं कि खान साहब का ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है और जायज़ है कि खान साहब की हुकूमत जिस तरीके से गिरी है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और चूंकि खान साहब की हुकूमत को गिराने के ऊपर बड़े संगीन सवालात हैं, और फिर इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने पर भी बड़े संगीन सवालात हैं, इसलिए उन्होंने अपनी फौजी क़यादत से भी कहा कि ये जो एक इंतशार का माहौल है, इस इंतशार के माहौल को ख़त्म करवाने के लिए खुदारा अगले इलेक्शन की जानिब जाएं और इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। राज साहब, ये मुलाकातें नहीं रुकेंगी। जब नवाज शरीफ भरे मजमे में पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कह सकते हैं, ये तो फिर मिलाने के लिए और एक पैगाम लेकर जाते हैं, तो ये मुलाकातें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो हाजिर सर्विस जनरल्स हों या फिर दूसरे जनरल्स हों जो रिटायर्ड हो चुके। जिसने मिलना है, जिसके दिल में सच बात कहने का हौसला है, तो वो कहेगा, हर प्लेटफॉर्म पे कहेगा। जी हाशमी साहब, जरा हमें यह भी बताएं, मियां नवाज शरीफ का आपने जिक्र किया है कि लंदन से सुना है कि कोई बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 माह में ये इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत के फ्रंट पर फेल हुई है, और जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो सुना यह है कि इस्लामाबाद के साथ साथ लंदन में भी बड़ा पैनिक है, कोई टीम में तब्दीलियों की बात भी की जा रही है। यह भी सुना है कि मियां नवाज शरीफ बरहम भी बड़े हैं और मशावरत भी की जा रही है, और ये भी पूछते फिर रहे हैं लोगों से कि हमें इस आग में धक्का किसने दिया, तो किस किस्म की वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी है और किसको तब्दील करने की बात की जा रही है, और असल में किसको लाने की बात की जा रही है। क्योंकि इसहाक डार तो हमारी इत्तला के मुताबिक अभी इमीडिएटली फौरन वापस भी नहीं आ सकते, और दूसरा हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट जो है ये हमारी इत्तलात के मुताबिक, और एक ब्रीफिंग भी हमने ऐसी अटेंड कर रखी है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने इसहाक डार और इसहाक डार की परफॉर्मेंस पर बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया था, और यहां तक के जो साबिक डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि मईशत को कैंसर था और इसहाक डार मईशत को पैनाडोल की गोलियां खिला रहे थे।
यानी एक मसनूई तरीके से कुछ अरसे के लिए मईशत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। तो अब क्या इतलात आ रही हैं इसहाक डार के हवाले से और माशी टीम में तब्दीलियों के हवाले से? बिल्कुल ठीक है साहब। वीर जी, आज का हमारा शो था, आप कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।